हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग 2026-27 में बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाले हैं और आपका जो पेपर है एमसीक्यू बेस्ड पर होता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपका होता है, ओएमआर शीट पर अपना आंसर आपको देना होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस बार कई सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं ओएमआर शीट पर ही पेपर कराने वाली हैं। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ जो है अभी तक रिटर्न पेपर ही ले रही थी, मगर 2026 में जो परीक्षा वो करा रही है ओएमआर शीट पर ही करा रही है। उसके अलावा डीडीयू यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुविकल्पीय परीक्षाएं कराएंगी। तो अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, आपके पेपर का नाम है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसमें आपको 50 से अधिक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाली हूँ आपके एग्जाम के लिए, और इसी तरीके से मैं कई सारी वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आपकी जो 8 यूनिट्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएं और आपको पता चल जाए कि किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं 8 यूनिट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करूंगी। तो आज का ये वीडियो आपका पहला वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ मैं, और इसी तरीके से आपको 10 से 15 वीडियोस चैनल पे मिलेंगी जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट की। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मांग की मूल्य लोच कितने प्रकार की होती है। तो जो मांग की मूल्य लोच होती है वो देखिए कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, 4 प्रकार की या 3 प्रकार की। तो मांग की जो मूल्य लोच होती है वो 3 प्रकार की होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो आपको ओएमआर शीट पर डी वाला जो होगा उसी के सामने फिल कर देना होगा। आपको पता होगा कि ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है। इस तरीके से गोला बना होता है, तो जो राइट वाला होता है उसी के सामने वाला गोला फिल कर दिया जाता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, और जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में भी आपको बताया जाता है, क्योंकि अभी आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है मूल्य तथा मांग में क्या संबंध है। तो जो मूल्य और मांग होती है इनके बीच जो रिलेशन बनता है, संबंध जो बनता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। इसलिए ए और बी आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर बाई मिस्टेक सी दिया है ना, ये बी होगा। तो ए और बी आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है कि ए और बी दोनों ही राइट है। मूल्य तथा मांग में जो संबंध होता है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है उपभोक्ता की बचत धारणा संबंधित है। तो देखिए उपभोक्ता की जो बचत की धारणा है वो किससे संबंधित है, हिक्स से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है जब मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर होता है। देखिए जब मांग का जो वक्र है वाई अक्षर के समानांतर होता है, समानांतर, तब मांग जो है, मांग की मूल्य लोच क्या होती है। तो 0 होती है, यानी 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी को बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस हर यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 आपका है प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण क्या है। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है, देखो ऑप्शन नंबर ए है कार और पेट्रोल, बी है कॉफ़ी और दूध, सी है चाय और कॉफ़ी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो परिस्थापन वस्तुओं के उदाहरण में आ जाएंगे चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी जो है परिस्थापन वस्तु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूरक वस्तुओं का उदाहरण है। पूरक वस्तु के उदाहरण में पेन और स्याही आ जाएगा। जो पेन होता है, पेन, और स्याही यानी जो इंक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्ति और कीमत में संबंध होता है। तो धनात्मक संबंध होता है, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूर्ति और कीमत, पूर्ति जो है और कीमत, इनके बीच जो संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, वो क्या है, तो वो धनात्मक है, पॉजिटिव। चलिए धनात्मक। अगला है पूर्ति की लोच का फॉर्मूला क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पूर्ति की लोच का फॉर्मूला क्या है। पहला फॉर्मूला है पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो ये आपका गलत है। बी वाला है पूर्ति की लोच कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन। तो आपको इतना याद रखना है, कीमत ऊपर होगा, पूर्ति नीचे, और दोनों में आनुपातिक परिवर्तन ही लिखा होगा। पूर्ति की लोच बराबर कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मांग की आड़ी लोच के विचार का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है? मूर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह-अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है, आप मिश्रित अर्थव्यवस्था जानते ही हैं, जो समाजवादी पूंजीवादी दोनों का मिश्रण होता है। सभी पर वीडियो चैनल के ऊपर हमारे अपलोड है। आप नहीं जानते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो हमने पढ़ाई है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व होता है निजी यानी पब्लिक और सार्वजनिक यानी प्राइवेट क्षेत्र। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी भी आ जाता है और सार्वजनिक भी आ जाता है, और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात आती है तो केवल निजी होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक होता है। तो जब मिश्रित होगा तो दोनों का मिश्रण हो जाएगा, निजी और सार्वजनिक का। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूंजीवाद की विशेषता है। तो पूंजीवाद की विशेषता है संपत्ति पर निजी स्वामित्व। संपत्ति का मतलब होगा जितने भी कैपिटल होगी, जितने भी असेस्ट होगी यानी संपत्ति होगी, जितने भी उत्पादन के साधन होंगे उन पर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है और सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता उसमें। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, सरकार का नियंत्रण नहीं होता निजी स्वामित्व पर जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है। और इसमें जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं वो अपनी ही पूंजी लगा करके बड़ा बड़ा उद्योग धंधा स्थापित करते हैं, उत्पादन कराते हैं और लाभ जितना भी होता है उन पर उन्हीं लोगों का अधिकार होता है जो अपनी पूंजी लगाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। जबकि जब समाजवादी की बात आती है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का विरोध करती है। समाजवाद जो है जन कल्याण के हित में काम करती है, जिससे समाज में समानताएं, आर्थिक समानताएं बनी रहें, क्योंकि पूंजीवाद में अमीर अमीर होते हैं, गरीब गरीब से गरीब होते चले जाते हैं। तो इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवाद का विरोध करती है। और कार्ल मार्क्स जो थे वो पूंजीवाद के विरोधी थे और उनको समाजवाद का जनक भी माना जाता है, क्योंकि वो भी समाज से वर्ग जो संघर्ष है उसको मिटाना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि पूंजीवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। तो पूंजीवाद की विशेषता या पूंजीवाद का अर्थ यही है कि जितनी भी संपत्ति और उत्पादन के साधन होते हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है, व्यक्ति के ग्रुप का अधिकार होता है जिसने अपनी पूंजी लगाई है। तो बातों को ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए ही आसानी है। और क्लासेस तो हम कंप्लीट करा ही देते हैं डिटेल में, तो आप क्लासेस भी देखे रहा कीजिए। क्लासेस देखे रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। और जो आपकी 8 यूनिट्स हैं उन पर हम डिटेल में MCQ की वीडियोस एक सीक्वेंस में अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप अपनी 8 यूनिट्स को ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन के थ्रू भी तैयार कर सकें, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आएगा जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दुर्बलता का क्या अर्थ है? दुर्लभता के ऊपर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पर। BA फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। दुर्लभता का मतलब होता है कि साधनों की मांग अधिक है और साधनों की पूर्ति से, मतलब मांग अधिक है, साधन की जितनी पूर्ति नहीं हो सकती उससे अधिक मांग है, वही दुर्लभता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कौन सा कथन यहाँ सत्य है? यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा सत्य है? पहला है कि आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जब मैंने आपको दुर्लभता वाला टॉपिक पढ़ाया था तभी मैं ये वाला टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए इंसान की जितनी ज़रूरत होती है, ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इंसान की आवश्यकताएं असीमित हैं यानी अनलिमिटेड हैं, हमेशा बढ़ती रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होगी, एक आवश्यकता ज़रूरत पूरी होगी, दूसरी आपके सामने दिखने लगेगी कि अब उस ज़रूरत को भी पूरी करना है। लेकिन साधन सीमित होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको जब क्लासेस कराई थी तो एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी इंसान के पास, चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ, 100 रुपया है। अब उसके पास इतनी आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता ये है कि उस 100 रुपये से वो उसको किताब की भी ज़रूरत है, उसके मोबाइल में रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है, उसके पास बुक भी नहीं है, तो बुक खरीदे या रिचार्ज कराए मोबाइल में। अब 100 रुपया है उसके पास है तो उसका साधन सीमित है, 100 रुपया से ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है, मगर आवश्यकताएं अधिक हैं कि किताब भी ज़रूरी है पढ़ने के लिए, मोबाइल पे रिचार्ज ज़रूरी है। तो अब इन दोनों में चूज़ करना होगा ना, दोनों में से कौन उसके लिए ज़्यादा नेसेसरी है, कौन ज़्यादा आवश्यक है।
जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी उसी को इंसान चूज़ करेगा और वो खरीद लेगा। रिचार्ज ज़रूरी होगा तो रिचार्ज करा लेगा, बुक ज़रूरी होगी तो बुक ले लेगा। तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो आवश्यकताएं असीमित हैं, ये बात तो एकदम सही है। साधन सीमित हैं, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है, यानी कि चूज़ किया जाता है कि दोनों में से कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय आर्थिक प्रणाली है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की जो आर्थिक प्रणाली है यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पर आप निजी उद्योग धंधे भी देखते हैं, सार्वजनिक भी देखते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी जो जनहित के कल्याण में काम करती है, लोगों के जनता के हित में काम करती है, तो इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है या जो आर्थिक प्रणाली है वो मिश्रित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र को किसने उद्देश्यों के प्रति तटस्थ माना है? तो मार्शल महोदय ने माना है। अगला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रॉबिन्स, देखो बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके राइटर कौन है? तो रॉबिन्स हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का असीमित उद्देश्य तथा सीमित और अनेक उपयोग वाले साधनों के बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी है? रॉबिन्स की है। रॉबिन्स महोदय ने ये डेफिनेशन दी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? इस तरीके से कई सारी बुक के नाम आपको दे देंगे, डेफिनेशन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसके राइटर कौन है या ये डेफिनेशन किसने दी। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो मार्शल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कार्यों की खोज के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र की विकासोन्मुखी की परिभाषा दी है, तो मार्शल ने दी। अर्थशास्त्र की विकासोन्मुखी परिभाषा किसने दी है? तो मार्शल ने दी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, तो कला और विज्ञान दोनों हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को कहा जाता है, तो जो व्यक्तिगत इकोनॉमिक्स है वो कीमत सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अंदर ही सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र दुर्लभता यानी चुनाव का विज्ञान है, ये कथन किसने दिया? तो रॉबिन्स ने ये कथन दिया है। जब मैं क्लासेस आपको दुर्लभता के बारे में पढ़ा रही थी तो रॉबिन्स महोदय के बारे में ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर यूनिवर्सिटी में रखा जाएगा एग्जाम में। अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? जिसने अर्थशास्त्र की शुरुआत की, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, तो एडम स्मिथ महोदय जो कि अर्थशास्त्र के पिता हैं, जनक हैं, उन्होंने ही अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में, यानी इसमें आर्थिक चीज़ों का, धन का अध्ययन किया जाता है, रुपए पैसे के बारे में चीज़ें पढ़ी जाती हैं इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? मार्शल महोदय ने अर्थशास्त्र के लिए जो डेफिनेशन दी है उसको किस वर्ग में रखा जाता है? तो उसको कल्याण केंद्रित परिभाषा के अंतर्गत रखा जाता है, यानी इनकी परिभाषा को कल्याण केंद्रित परिभाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू समस्याओं का अध्ययन करता है, ये डेफिनेशन किसकी है या ये कथन या ये परिभाषा किसने दी? तो देखिए ये परिभाषा दी है रॉबिन्स ने।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ये कथन रॉबिन्स का है। अगला क्वेश्चन, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एडम स्मिथ ने जो अपनी बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस, बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, वेल्थ ऑफ नेशंस के राइटर कौन है? 4 नाम दे देगा, आपको ढूंढना होगा और वही OMR शीट पर भरना होगा। तो एडम स्मिथ नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान व कला दोनों है, ये कथन किसने दिया? तो ये कथन मार्शल ने दिया। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर राइटर की बुक और उनकी डेफिनेशन या कथन आपको याद रखना है। मार्शल की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है मार्शल महोदय की सबसे ज़्यादा फेमस बुक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह विचार कि अर्थशास्त्र मानव को इच्छा रहित अवस्था में पहुंचाने का विज्ञान है, किस भारतीय विचारक से संबंधित है? अथवा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आवश्यकता विहीनता का विचार प्रतिपादित किया था। तो ये डेफिनेशन देखिए, ये विचार देखिए, अर्थशास्त्र जो है मानव को इच्छा रहित अवस्था में पहुंचाने का विज्ञान है, ये किस भारतीय विचारक का कथन है? तो प्रोफेसर JK मेहता से ये संबंधित है, यानी उनका कथन है। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? तो मार्शल महोदय ने दी। अगला देखिए, निम्न में से भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो JK मेहता जो थे भारत के अर्थशास्त्री थे, बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, क्योंकि जब आप दुर्लभता वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें रॉबिन्स महोदय के ही योगदान आप ज़्यादा देखते हैं। तो ये कहते हैं कि जब इंसान की आवश्यकताएं जब इंसान की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उसके साधन सीमित होते हैं जिनसे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो उसे चीज़ों को चुनना पड़ता है कि अब उन आवश्यकताओं में से उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो चुनता है, चुनाव करता है। तो इसलिए रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, चुनाव का यानी चुनने का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकीय अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, हर साल यूनिवर्सिटी में रखा जाता है पेपर के अंदर। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बॉर्डिंगटन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर JK मेहता की अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधित है, तो इच्छा रहित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। JK मेहता की जो परिभाषा है जो उन्होंने अर्थशास्त्र के लिए दी है। अगला क्वेश्चन, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र केवल विज्ञान है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान, तो आपको दोनों के बारे में ही लिखना होगा जिनका रिटन पेपर होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव्स वाले बच्चों के लिए कोई मसला नहीं है, जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ऑप्शन आपके दिए होंगे, जो आपका राइट होगा वही आपको भरना होगा। अब जैसे रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, तो आप OMR शीट पर यही वाला भरेंगे। और अगर सिर्फ इस तरह से पूछ दे कि अर्थशास्त्र है और दे दे कला और विज्ञान दोनों, तो आप ये वाला भरेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जैसे पूछेगा आपका आंसर वैसे ही होगा। अगला है, अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है, यानी अर्थशास्त्र का स्कोप क्या है, इसमें हम किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो उपभोग का, उत्पादन का, विनिमय का और वितरण का अध्ययन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए आप अपना अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा है? तो रॉबिन्स महोदय ने कहा है। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल है? तो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, उक्त सभी। तो उक्त सभी दे या उपरोक्त सभी दे या सभी दे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
उत्पादन के विभागों के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंदर भूमि का, श्रम का, पूंजी का, साहस का, संगठन का, सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? परिभाषा आपकी है कि विशिष्ट अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक परिभाषित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है प्रोफेसर हैंडसन एवं क्वांट ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का विभाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत तथा कुल समूहों का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसने दी? एग्जाम में इस तरीके से बहुत सारी परिभाषा आपको दी जाएगी, बहुत सारे बुक के नाम दिए जाएंगे कि इसके लेखक कौन है, परिभाषा के लेखक कौन है, ये कथन किसका है। तो आपको बड़े ध्यान से वीडियोस देखनी है। मैं सीक्वेंस में 8 यूनिट पर वीडियोस अपलोड कर दूंगी ताकि आप देख सकें। तो ये जो क्लास है, अभी मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो MCQs हैं, और इस तरीके की मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आपकी जो 8 यूनिट्स हैं वो इजीली कवर हो जाएं और आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो ये जो परिभाषा है देखिए बोल्डिंग ने दी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया है कि आय पर प्रगतिशील दरों से कर लगाया जाना चाहिए? तो ये आइडिया दिया था प्रोफेसर मील ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म अथवा सदाचार और आनंद धन से ही मिलते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन चाणक्य का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। ये कथन किसका है? तो ये कथन वॉकर का है। अगला है, धन पर अत्यधिक जोर देने के कारण विद्वानों ने अर्थशास्त्र को कुबेर की विद्या, घृत विज्ञान, रोटी मक्खन का शास्त्र कहकर तीव्र आलोचनाएं की हैं। तो कालाइल व रस्किन ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, इन्होंने ही की है, इन्हीं विद्वानों ने। चलिए आगे देखिए, अर्थशास्त्र उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए, जिसका संबंध साध्यों के संदर्भ में साधनों के परिवर्तनों एवं विकास से होता है। ये कथन निम्न में से किसका है? तो जेकी सेठ का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री का श्रेय जाता है? मतलब कि विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री को श्रेय दिया जाता है? सैमुअल्सन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है। तो ये कहते हैं बॉडिंगटन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बार यानी पहली बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? अभी आप लोग BA फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आप समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने इन अलग अलग पदों का यूज़ किया? तो रैगनर फ्रिश ने इनका अलग अलग यूज़ किया। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। अगला है, निम्न चित्र किस परिस्थिति को प्रदर्शित करता है? तो एग्जाम में ऐसा फिगर भी आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि ये फिगर जो है किस स्थिति को, किस कंडीशन को दर्शाता है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इस तरीके से देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य लाभ को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो आज की इस वीडियो में आपको 54 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपके एग्जाम के लिए, और इसी तरीके से यहाँ से आगे की वीडियोस लगातार आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आप देखते रहिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।